आज हम लोग का जो टॉपिक है दी फाउंटेन, जो क्लास 10th का इंग्लिश का सिलेबस है, दी फाउंटेन पोएट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक है दी फाउंटेन, जो क्लास 10th का इंग्लिश का सिलेबस है, दी फाउंटेन पोएट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दी फाउंटेन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है प्रत्येक बच्चों के लिए जो क्लास 10th में है। आप कृपया करके इस वीडियो को उनके पास भी शेयर करें ताकि वह घर बैठे बैठे लेसन 1 दी फाउंटेन से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं, सेंट्रल आइडिया, पोएट्री दे देगा फर्स्ट स्टेंज, सेकेंड स्टेंज, उससे क्वेश्चन पूछ देगा, तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उसका सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो वीडियो है, जो स्टेंज दिया गया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 8 स्टेंज हैं, तो सबका अर्थ पहले जानेंगे। उसके बाद सेंट्रल आइडिया, तत्पश्चात जो स्टेंज रहेंगे, स्टेंज जो रहेंगे उनका आंसर किस तरह उससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप अपने दोस्त के पास भी इसको सेंड कर दीजिए जो क्लास 10th में हो, और 9th के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9th के बाद ही 10th में जाएंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का जो वीडियो है दी फाउंटेन, और आप बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मेरा उम्मीद रहेगा कि प्रत्येक संडे को एक क्लास 12th की पोएट्री और एक क्लास 10th की पोएट्री आपको पढ़ा करके पहुंचाया जाए आप तक। प्रत्येक संडे को हफ्ते में एक वीडियो पोएट्री की 10th की, एक पोएट्री आपकी 12th की पहुंचा करके, बना करके आप तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद जो भी सिलेबस रहेगा धीरे धीरे कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पोएट्री आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पोएट्री दी फाउंटेन। दी फाउंटेन का हिंदी फव्वारा होता है। अब इसके राइटर कौन है? जेम्स रसेल लोवेल। जो इसके राइटर हैं जेम्स रसेल लोवेल, दिख रहा है, जेम्स रसेल लोवेल इनके राइटर हैं। जेम्स JAMES, जेम्स रसेल, RUSSELL, रसेल लोवेल, LOWELL। जेम्स रसेल लोवेल का जन्म कब हुआ था? 1819 ईस्वी में जन्म हुआ था, और उनका डेथ कब हुआ था? 1891 में, 1891 में उनका मृत्यु हुआ था। तो इनका जन्म 1819 में हुआ था और मृत्यु डेथ इनका हुआ था 1891 में हुआ था। अब हम लोग शुरू करते हैं। जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ स्टेंज हैं, और जगह कम होने के कारण अभी 2 स्टेंज और हैं, उसको भी लिख करके बताया जाएगा। तो पहले स्टेंज पे आते हैं। जो पहला स्टेंज है इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ को समझेंगे, उसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलेंगे। तो जो पढ़ रहा है इनटू द सनशाइन, यहाँ पे देखिए इनटू द सनशाइन, अर्थात सनशाइन में चमकना, सनशाइन में चमकना, फुल ऑफ लाइट मतलब फुल मतलब भरा होना, लाइट मतलब प्रकाश, लीपिंग मतलब ऊपर बढ़ना होता है ना, लीप एंड बाउंड जो आइडियम फ्रेज है, दिन दूनी रात चौगुनी करके, तो वही है लीपिंग। एंड फ्लेशिंग मीन्स ताज़ा, तरोताज़ा, फ्रॉम मॉर्न टू टिल, अर्थात कभी ये कहता है कि जो फव्वारा होता है, जो फाउंटेन होता है, वह सुबह से लेकर के रात तक सूर्य के प्रकाश में हमेशा आगे तरोताज़ा होकर के निरंतर आगे बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं है। कौन? कभी कहता है दी फाउंटेन, फव्वारा कभी रुकता नहीं है, वह सुबह से लेकर शाम तक, रात तक निरंतर क्या करता रहता है? तरोताज़ा होकर के, उत्साहित होकर के निरंतर क्या करता है? आगे बढ़ता रहता है। किसमें? सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के वेग के समान, सूर्य के तेज के समान निरंतर वह आगे बढ़ता रहता है, कभी रुकता नहीं है। यह पहले स्टेंज में कभी कह रहा है। पहले स्टेंज में कभी क्या कर रहा है? कभी ये कह रहा है कि फ्रॉम मॉर्न टू टिल, मॉर्न का मतलब मॉर्निंग, टिल नाइट मतलब, टिल मतलब तक, नाइट मतलब रात, अर्थात जो फव्वारा होता है सुबह से रात तक, फ्लैशिंग मतलब ताज़ा तरोताज़ा होकर के, लीप एंड बाउंड, लीप मतलब आगे बढ़ता रहता है, ऊपर उठता रहता है, फुल ऑफ लाइट इन दी सनशाइन, अर्थात सूर्य के प्रकाश में जो फव्वारा होता है वह ऊपर उठता रहता है, निरंतर अपने पथ पर अग्रसित होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, वह कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं है। कौन? दी फाउंटेन। ये तो पहले स्टेंज का हो गया। दूसरे स्टेंज में क्या कभी कह रहा है? दूसरे स्टेंज में कभी क्या कह रहा है? कह रहा है इनटू द मून लाइट, मून मतलब चंद्रमा, लाइट मतलब प्रकाश, अर्थात चांदनी प्रकाश में, वाइटर दैन स्नो, अर्थात जो फव्वारा होता है चांदनी प्रकाश में, वाइटर मतलब बहुत अधिक सफ़ेद है, किससे? स्नो मतलब बर्फ से। यहाँ पे कंपेयर कर रहा है स्नो और वाइटर में,
कंपेयर कर रहा है कि जो वाइटर है देन स्नो अर्थात बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। वेविंग शो फ्लावर लाइक, वेविंग मतलब हिलना, जो हिलता है जैसे फूल वगैरह हिलते रहते हैं, हवा चलता है, तो कह रहा है कि वेविंग हिलते हुए, ठीक उछलते हुए हिलते हुए, शो फ्लावर लाइक फूलों की तरह, कब वेन, वेन मतलब कब या जब, दी वाइंड ब्लो जब हवा चलता है। कभी कहता है कि दूसरे स्टेंज में जब हवा चलता है, जो फवारा होता है वह चांदनी रात में फूलों की तरह उछलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। कभी कह रहा है दूसरे स्टेंज में इनटू दी मूनलाइट, चांदनी रातों में, वाइटर दैन स्नो बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई प्रतीत होता है। वेविंग शो फ्लावर लाइन जब फूलों की तरह हिलता है। वेन द वाइंड ब्लो जब हवा चलता है, अर्थात कभी कह रहा है कि जब हवा चलता है तो जो फाउंटेन है निरंतर हिलता रहता है, चांदनी रात में वह बर्फ से ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है, निरंतर हिलता रहता है और हिलते हुए वो निरंतर अपने पथ की तरफ आगे बढ़ता रहता है। मून लाइन मतलब चांदनी रात में इसका हो जाएगा। है तीसरा स्टेंज इनटू द स्टारलाइट, अर्थात तारों की रोशनी में, तारों के प्रकाश में, रसिंग स्प्रे आगे बढ़ता रहता है और फेंकता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, रात्रि में भी या आधी रात को भी प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाय डे और दिन में भी प्रसन्न रहता है। अर्थात कभी ये कह रहा है कि तीसरे स्टेंज में जो फाउंटेन होता है, जो फवारा होता है, वह तारों के प्रकाश में ऊपर उठते हुए, आगे बढ़ते हुए फुवारे को फेंकता है। अर्थात जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि जो फाउंटेन होता है तारों की रोशनी में, तारों के प्रकाश में आगे बढ़ते हुए, ऊपर उठते हुए फुवारे को फेंकता है। रसिंग इन स्प्रे, स्प्रे मीन्स स्प्रे करना या सेंट वगैरह लेकर के स्प्रे करते हैं, तो यह स्प्रे फेंकना होता है ऐसे, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि फेंकता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट और रात्रि में भी प्रसन्नचित दिखाई प्रतीत होता है, प्रसन्नचित रहता है। आधी रात को भी प्रसन्नचित रहता है, रात में भी प्रसन्नचित रहता है, अर्थात पूरी रात वह प्रसन्न दिखाई देता है, प्रसन्नचित रहता है, खुश रहता है। हैप्पी बाय डे और दिन में भी वह खुश दिखाई देता है, प्रसन्नचित रहता है। कौन? फव्वारा। कभी इसके माध्यम से ये कह रहा है कि हम लोगों को हमेशा निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक। कभी भी वह दिन हो या रात हो, अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, कभी थकना नहीं चाहिए, निरंतर सुख या दुख को निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चौथे स्टेंज में कभी ये कह रहा है, चौथे स्टेंज में कभी ये कह रहा है कि एवर इन मोशन, एवर इन मोशन, एवर मतलब सदैव, इन मोशन मतलब गति या गतिशील है। ब्लीथ सम, ब्लीथ सम मीन्स होता है खुश मिजाज या जिंदा दिली, खुश मिजाज। चीयरी मतलब प्रसन्नचित, प्रसन्न। स्टील मतलब सदैव। क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना। हिवेन यार्ड मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर हिवेन है ना, स्वर्ग है, हिवेन यार्ड ऊपर की तरफ। नेवर मतलब कभी नहीं। है वियरी मतलब थकता है, ठीक, या चिंता करता है। तो कह रहा है कि कभी ये कह रहा है कि चौथे स्टेंस में दी फाउंटेन अर्थात फव्वारा हमेशा गतिशील रहता है। एवर इन मोशन हमेशा गतिशील रहता है, वह हमेशा खुश मिजाज रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है। स्टील क्लाइंबिंग हिवेन यार्ड और हमेशा वह आगे बढ़ता रहता है, ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, अर्थात अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता रहता है। जो उसका टारगेट है उस टारगेट की ओर, उस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ता रहता है। नेवर ए वियरी, वह कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं है, कभी चिंता नहीं करता है। वह निरंतर अपना काम करते हुए, जो उसका कर्तव्य है, जो उसका काम है, उस काम को करते हुए, उस कर्तव्य को करते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहता है। चौथे स्टेंस में कवि ने यही कहा है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे पांचवें स्टेंस के बाद। कह रहा है कि कवि जो पांचवा स्टेंस है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, अर्थात विद ग्लैड मीन्स प्रसन्न, वेदर्स मीन्स मौसम। स्टील मतलब सदैव। सी मतलब प्रतीत होना। बेस्ट मतलब अच्छा। अप यार्ड मतलब ऊपर की तरफ। डाउन यार्ड मतलब नीचे की तरफ। मोशन थाई बाय रेस्ट। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर स्टील सीमिंग बेस्ट, अर्थात जो फवारा होता है सभी मौसम में अच्छा दिखाई देता है, अच्छा दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है। अप यार्ड फवारा कभी ऊपर जाता है, डाउन यार्ड तो कभी नीचे आता है।
मोशन था रेस्ट, लेकिन वह निरंतर क्या करता है, गति करता है, रुकता नहीं है। और वह इसी गति को करते हुए उसी में वह आराम भी करता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, लेकिन कभी रुकता नहीं है। और देखने में ऐसा महसूस होता है कि वह हमेशा प्रसन्नचित्त है, खुश है, चाहे जो भी मौसम हो। अर्थात कभी इसके माध्यम से ये कह रहा है कि मनुष्य को कभी भी सुख हो या दुख हो घबराना नहीं चाहिए, निरंतर उसको एक जैसा रहना चाहिए, निरंतर अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, उसको कभी रुकना नहीं चाहिए। 5वें स्टेंस में कभी के कहने का तात्पर्य यही है। 6वें स्टेंस में कभी ये कह रहा है दी फाउंटेन अर्थात फवारा, फूल ऑफ ए नेचर, फूल ऑफ ए नेचर यानी TURE, नथिंग कैन टेम, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट MOMENT एवर दैन सेम। कभी ये कह रहा है फुल मीन्स भरा हुआ, ऑफ ए नेचर मीन्स प्रकृति, अर्थात जो फवारा है प्रकृति जैसा निरंतर आगे बढ़ता रहता है, या प्रकृति जैसा है, ठीक, निरंतर आगे बढ़ता है। नथिंग कैन टेम, इस फवारे को नथिंग मतलब कोई नहीं, कैन टेम मतलब इसको अपने वश में नहीं कर सकता है। किसको, फव्वारे को, निरंतर आगे बढ़ता रहता है, प्रकृति जैसा, प्रकृति की तरह फव्वारा निरंतर आगे बढ़ता रहता है, इसको कोई अपने वश में नहीं कर सकता है, कोई इसको पालतू नहीं बना सकता है, निरंतर अपना काम करता रहता है। लेकिन काम करते हुए चेंज एवरी मोमेंट, वह प्रत्येक क्षण, जिस तरह समय परिवर्तनशील है उसी तरह फव्वारा क्या है, परिवर्तन होता रहता है, फव्वारे में परिवर्तन होता रहता है। एवर दैन सेम, इस फव्वारे में परिवर्तन होने के साथ साथ वह हमेशा एक समान बना रहता है, अर्थात वो अपने काम को करता रहता है, निरंतर आगे बढ़ता रहता है। 6वें स्टेंस में कवि ने ये कहा है फूल ऑफ ए नेचर, यह प्रकृति से, फव्वारा प्रकृति से भरा हुआ है, प्रकृति की तरह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। नथिंग कैन टेम, इसको कोई अपने बस में नहीं कर सकता है, कोई पालतू नहीं बना सकता है, कोई अपने अंडर में उसको नहीं कर सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, चेंज एवरी मोमेंट, यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। चेंज मतलब परिवर्तन, एवरी मतलब सदैव, मूवमेंट मतलब क्षण, चेंज एवरी मूवमेंट, एवरी थी सेम, एवरी दी सेम, लेकिन वह प्रत्येक मौसम में क्या है, वह समान रहता है। कौन, दी फाउंटेन। 7वें स्टेंस में कभी ये कह रहा है कि सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस एस्पायरिंग, अर्थात जो फव्वारा है, सीजलेस मीन्स निरंतर, कंटिन्यू, एस्पायरिंग मीन्स ऊपर उड़ते हुए अर्थात आगे बढ़ते हुए, ठीक, जो फव्वारा है निरंतर आगे बढ़ते हुए अर्थात अपने पथ की तरफ निरंतर आगे बढ़ते हुए, सीजलेस कंटेंट, वह संतुष्ट रहता है। सीजलेस कंटेंट मतलब निरंतर संतुष्ट रहता है, अर्थात जो फव्वारा है निरंतर ऊपर उठते हुए, वह आगे बढ़ते हुए, वह अपने काम पे संतुष्ट रहता है, वह आगे जो बढ़ रहा है, जो काम कर रहा है, उस काम से, वो अपने काम से क्या है, संतुष्ट है। कौन, दी फाउंटेन, दी फव्वारा। कह रहा है डार्कनेस या सनशाइन, कह रहा है दिन हो या रात हो, हमेशा वह क्या करता है, एक समान रहता है, वह चिंता नहीं करता है, ठीक। थाई एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का तात्पर्य उसके स्वभाव से है, अर्थात जो सूर्य का प्रकाश है, जो उसका स्वभाव है, वह निरंतर दिन हो या रात हो निरंतर आगे बढ़ता रहता है और उसी आगे बढ़ने में संतुष्ट रहता है, अर्थात जो उसका वर्क है, जो उसका काम है, वो अपने काम करने के ढंग से संतुष्ट रहता है, वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, वह दिन रात की परवाह नहीं करता है, दिन है कि रात है, उसका स्वभाव ऐसा ही है, वह ज्यों का त्यों एक जैसा बना रहता है। कौन, जो पोएट हैं इस स्टेंज में फाउंटेन के बारे में कह रहे हैं कि फाउंटेन ऐसा काम कर। जो लास्ट स्टेंज है 8वां, इस 8वें स्टेंज में ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अप यार्ड लाइक थी, अर्थात जो कवि हैं दी फाउंटेन को संबोधित करते हुए कहते हैं, फव्वारे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि फाउंटेन अर्थात शानदार फव्वारा, लेट माई हार्ट बी, मेरा भी हृदय अपने जैसा बना दो। क्या, मेरा भी हृदय अपने जैसा बना दो। कौन कह रहा है, कवि कह रहा है फव्वारे को संबोधित करते हुए, शानदार फव्वारा, मेरा भी हृदय अपने जैसा बना दो। कैसा, ताज़ा, फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, दृढ़ और निश्चयी,
अपयार्ड लाइक थी, जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, अर्थात अपने काम के क्षेत्र में निरंतर प्रगतिशील रहता है। अर्थात कभी ये कह रहा है फव्वारे को संबोधित करते हुए, हे फव्वारा, शानदार फव्वारा, मेरे हृदय को अपने ऐसा बना दो, अपने जैसा बना दो, जो निरंतर फ्रेश, ताज़ा रहता है, परिवर्तनशील रहता है, दृढ़ निश्चय रहता है और निरंतर प्रगतिशील करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये पोएट्री है दी फाउंटेन, जिसका हिंदी अनुवाद करके आपको बताया गया है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि वह इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट लेसन का जो अध्ययन है उसको सीख सके, पढ़ सके। इसके बाद हम लोग सेंट्रल आइडिया के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनता है, जो स्टेंस दे देगा उसे क्वेश्चन पूछेगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। दी फाउंटेन का जो आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो पहले तो उस पोइट्री को आप कई बार पढ़ेंगे, उसके पश्चात सेंट्रल आइडिया को आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे तो बहुत बेटर होगा। और छोटे छोटे लैंग्वेज में लिखेंगे, छोटे छोटे वाक्यों में, तो बहुत बेटर होगा। अपने आप से लिखिए और कुछ जो याद करने लायक चीज़ है उसमें उसको याद भी कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि जो किताब में दिया हुआ है या जो बोर्ड पे लिखा गया है वही आपको रटना है। आप इसके माध्यम से, किताब के माध्यम से और बेटर लिख सकते हैं और इसके वर्ड को, जो वर्ड दिया गया है इसमें और वर्ड की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो एक आपको आपके सामने एक सेंट्रल आइडिया का मॉडल रखा जा रहा है कि सेंट्रल आइडिया आपको कैसे लिखना है। नहीं तो आप इसको भी नोट करके इसको याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाक्यों में दी फाउंटेन इज कंपोज्ड बाई, वही सब लिखा गया है। दी फाउंटेन इज कंपोज्ड बाई जेम्स रसेल लोवेल। दी फाउंटेन इज कंपोज्ड बाई जेम्स रसेल लोवेल, अर्थात यह पोएट्री जेम्स रसेल लोवेल के द्वारा कंपोज किया गया है। ठीक। ही वॉज बोर्न इन 1819, उनका जन्म 1819 में हुआ था, एंड डेथ इन 1891, उनका मृत्यु 1891 में हुआ था। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट इज सेइंग अबाउट ऑफ द फाउंटेन, कह रहा है कि इस कविता में द पोएट अर्थात कवि किसके बारे में कह रहा है? द फाउंटेन के बारे में कह रहा है, द फव्वारा के बारे में कह रहा है। आप ऐसे छोटे छोटे वाक्य बना के लिखेंगे, उसमें ऐड करते जाएंगे। उसके बाद उसकी जो मेन बात है, द सेंट्रल आइडिया में लिखा क्या जाता है कि जो कविता है उसका उद्देश्य क्या है, कवि क्या कहना चाह रहा है उस कविता के माध्यम से, वही सेंट्रल आइडिया में लिखा। केंद्र, आइडिया मतलब विचार, अर्थात उसके सेंटर का विचार क्या है, उस कविता का विचार क्या है, उसका केंद्रीय विचार क्या है, उसका मूल उद्देश्य क्या है कविता लिखने का, उसी का निचोड़ सेंट्रल आइडिया में लिखा जाता है। तब आगे है दी फाउंटेन ऑलवेज लुक्स हैप्पी, और कि दी फाउंटेन हमेशा क्या करता है, हमेशा प्रसन्नचित दिखाई देता है। एंड ब्यूटीफुल, वह सुंदर और प्रसन्नचित दिखाई देता है। पीछे आपका जितने भी पोएट्री हैं उसके बारे में तो पढ़ाया ही गया है, इसको लर्न कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, और इसमें और भी वर्ड आपको जोड़ना है तो अपने आप से जोड़ सकते हैं। इट हैज़ नेचुरल एनर्जी एंड नो बॉडी कैन टैम्प इट, वी शुड लाइक दी फाउंटेन। अब ये कह रहा है इट हैज़ नेचुरल एनर्जी, जो फाउंटेन है उसकी अपनी एक नेचुरल वास्तविक एनर्जी, वास्तविक शक्ति है। नो बॉडी कैन टैम, कोई भी व्यक्ति इसको अपने बस में नहीं कर सकता, उसको अपना बंधक नहीं बना सकता है दी फावेर को। उसके बाद वी शुड लाइक, कह रहा है कि वी शुड लाइक, वी मतलब हम लोग, शुड मतलब चाहिए, लाइक मीन्स होना, हम लोग को होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है वी शुड लाइक दी फाउंटेन, हम लोग को फाउंटेन की तरह होना चाहिए, फाउंटेन की जैसा होना चाहिए। ऑलवेज कीप, जो हमेशा, कीप फ्रेश, जो हमेशा ताज़ा रहता है। ठीक। चेंजफुल, जो हमेशा परिवर्तनशील रहता है। अनकॉन्स्टेंट, जो हमेशा दृढ़ निश्चय रहता है। चेंजफुल रहता है, परिवर्तनशील रहता है, जो निरंतर आगे बढ़ने वाला होता है, उसके जैसा हम लोग को भी होना चाहिए, अर्थात फाउंटेन जैसा हम लोग को भी होना चाहिए। वी शुड एस्पायर, हम लोग को उत्साहित होना चाहिए। फॉर हायर थिंग्स, उच्च विचार के लिए, अर्थात निरंतर अपने पद पे आगे बढ़ने के लिए हमको उत्साहित होना चाहिए, एस्पायर होना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, वी मीन्स हम लोग को, एस्पायर मीन्स उत्साहित होना चाहिए। फॉर हायर थिंग्स, अर्थात हम लोग को निरंतर अपने पथ पे अडिग रहने के लिए, चलने के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए हम लोग को निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। उसके लिए हमेशा अपने आप को उत्साहित करते रहना चाहिए। इस कविता का
मूल केंद्र, मूल बिंदु यही है जो सेंट्रल आइडिया के माध्यम से कहा जा रहा है। तो सेंट्रल आइडिया का मूल मकसद क्या होता है, कविता का सार क्या है, उसका मूल बिंदु क्या है, सेंट्रल आइडिया के माध्यम से बताया जाता है। तो इसमें आप अपने छोटे छोटे वर्ड भी और भी जोड़ करके इसको बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो आप इतना ही लिख करके नोट करके याद कर सकते हैं अपने कॉपी में। आपको ऐसा वीडियो दिया जा रहा है जिसमें इसका अर्थ, सेंट्रल आइडिया और इसके पश्चात इससे जितना क्वेश्चन बनेगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो है दी फाउंटेन है, उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। 4 लाइन का आपके पास स्टेंस या पोएट्री दे दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसका आंसर कैसे दिया जाएगा, उसका आंसर उसी 4 लाइन के पोएट्री में छिपा रहता है। तो 4 लाइन की पोएट्री जो आपके सामने इंपॉर्टेंट, जो बहुत अधिक बार पूछा गया है, उसी 4 लाइन पोएट्री को हम लिए हैं और उसका आंसर कैसे लिखा जाएगा अभी हम देख रहे हैं इस वीडियो में। जैसे दिया हुआ है इनटू द मून लाइट, अभी हम लोग पोएट्री को पढ़े, इनटू द मून लाइट, ठीक। वाइटर दैन स्नो, वाइटर दैन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेन दी वर्ड्स ब्लो, वेन दी वर्ड्स ब्लो। ये 4 लाइन का पोएट्री है, स्टेंज है, स्टेंज है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बनता है देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन, व्हाट द टाइटल ऑफ दिस पोयम, व्हाट द टाइटल ऑफ दिस पोयम, इस पोयम का टाइटल क्या है। फ्रॉम विच द एबो नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री, अर्थात ये कह रहा है कि इस पोएट्री का टाइटल क्या है, जो लाइन दिया गया है, जो लाइन दिया गया है इसकी टाइटल क्या है, या इसको किसी और दूसरे तरह से प्रश्न पूछेगा तो कैसे लिखेगा, दोनों लिख दिए। गिव द टाइटल ऑफ द पोयम, कह रहा है कि इस पोयम का टाइटल दीजिए, टाइटल क्या है। फ्रॉम विच द एबो नोटेड लाइन्स, जो ऊपर वाली लाइन लिखा गया है, हैव बीन सेलेक्टेड, जो ऊपर वाला लाइन लिया गया है या सेलेक्टेड किया गया है, इन दोनों का टाइटल क्या है। तो आपको जाहिर सी बात, आपको मालूम है कि जो ये पोएट्री है, इस पोएट्री का क्या नाम है जिससे लिया गया, दी फाउंटेन। तो यहाँ लिखेंगे दी फाउंटेन, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं दी फाउंटेन, और नहीं तो लिखेंगे दी फाउंटेन इज द टाइटल ऑफ दिस पोयम, दी फाउंटेन इज द टाइटल ऑफ दिस पोयम, दी फाउंटेन इज द टाइटल ऑफ दिस पोयम। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, देखिएगा, दी फाउंटेन इज द टाइटल ऑफ दिस पोयम, अर्थात इस पोयम का टाइटल क्या है, दी फाउंटेन है। ऐसे हम इसका आंसर देंगे, या डायरेक्ट लिखेंगे दी फाउंटेन तब भी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कम शब्दों में इसका आंसर देना होता है। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, पॉइंट आउट दी राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टैंज, कह रहा कि स्टैंज में राइमिंग वर्ड क्या है, अर्थात मिलती जुलती वर्ड जिसका उच्चारण करने पे जो एक जैसा समान हो, जिसमें सिमिलरिटी हो। अब इसको पढ़ेंगे तो इसमें आ रहा है मून लाइट, स्नो, फ्लावर लाइक, ब्लो। तो यहाँ पे स्नो एंड ब्लो, यहाँ पे दिख रहा है स्नो एंड ब्लो, तो राइमिंग वर्ड्स आर स्नो एंड ब्लो, हो जाएगा क्या, स्नो एंड ब्लो। तो हो जाएगा स्नो एंड ब्लो आर राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पे स्नो एंड ब्लो आर, यहाँ पे लिख लीजिए आर राइमिंग वर्ड्स, आर राइमिंग, दोनों क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं, स्नो एंड ब्लो, क्योंकि उसका इसको हम पढ़ेंगे तो स्नो और ब्लो दोनों का उच्चारण एक ही जैसा होता है। जब एक ही जैसा उच्चारण होगा तो राइमिंग वर्ड्स होगा। इसी तरह बहुत सारे प्रश्न आएंगे, जितने भी आपके पोएट्री में स्ट्रेंज दिए गए हैं तो आपको करना होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज दी वर्ड वेविंग सजेस्टेड, वेविंग सजेस्टेड मतलब, ये वेविंग मतलब हिलना, जब हिल रहा है, ये हिल रहा है तो क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या सजेस्ट कर, क्या सुझाव दे रहा है, तो यहीं पे वेविंग सो फ्लावर लाइक, तो यही कर रहा है कि इसके हिलने का मतलब ये सजेशन यही दे रहा है कि यह फ्लावर लाइक, फ्लावर की तरह का क्या कर रहा है, हिल रहा है, क्या, दी फाउंटेन वेव्स फ्लावर लाइक, यहाँ पे लिख सकते हैं दी फाउंटेन वेव्स फ्लावर लाइक या फ्लावर लाइक, आंसर भी लिख सकते हैं फ्लावर लाइक या दी फाउंटेन वेव्स फ्लावर लाइक, यह फूलों की तरह क्या कर रहा है, हिल रहा है, फ्लावर लाइक, इसका आंसर हो जाएगा वेविंग का फ्लावर लाइक, ठीक, फ्लावर लाइक, ये फूलों की तरह हिल रहा है ना, फ्लावर लाइक हो जाएगा, फ्लावर लाइक। अब अगला कह रहा है व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मून लाइट, व्हाट कलर मतलब कौन सा रंग है, इन फाउंटेन फव्वारे का, इन मून लाइट अर्थात चांदनी रातों में फव्वारे का क्या कलर है, तो वाइटर दैन स्नो, यही पे यहाँ पे दिया हुआ है वाइटर दैन स्नो, तो क्या हो जाएगा वाइटर दैन स्नो इज कलर ऑफ फाउंटेन इन मून लाइट,
वाइटर दैन स्नो इज द कलर ऑफ फाउंटेन इन मून लाइट। ठीक, ये लिख सकते हैं, या दी फाउंटेन कलर्स इन मून लाइट वाइटर दैन स्नो, वाइटर दैन स्नो, यही इसका आंसर हो जाएगा। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं वाइटर दैन स्नो, वाइटर दैन स्नो, यहीं से आप लिख सकते हैं, यहीं से वाइटर एंड स्नो कलर इज द फाउंटेन इन द मून लाइट, इसी में जोड़ करके वाट के जगह वाट आर हो जाएगा, वाट आर कलर, तो वाट की जगह हो जाएगा ए, वाइटर एंड कलर, वाइटर एंड स्नो आर कलर इज आर द फाउंटेन इन मून लाइट, इसमें जोड़ करके बना सकते हैं, ये भी लिख देंगे तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत शार्ट है, इसमें कम शब्दों में आंसर लिखना होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन द विंड ब्लो, अब कह रहा है व्हाट हैपेंस, जब हवा चलता है तो क्या होता है, जब हवा चलता है तो क्या होता है, व्हेन द विंड ब्लोस, जब हवा चलता है क्या होता है, वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, तो आंसर यहीं से हो जाएगा द विंड्स ब्लो, ठीक, दैन वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, तो क्या हो जाता है वेविंग, WAVING, वेविंग स्लो, वेविंग सो फ्लावर लाइक, जब हवा चलता है तो वेविंग सो फ्लावर लाइक, अर्थात वह फूलों की तरह क्या होता है, हिलता है, जब हवा चलता है तो फूलों की तरह क्या होता है, हिलता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब स्टेंज दिया गया होगा, कोई भी स्टेंज पोइट्री का दिया गया होगा, तो उसको पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के पश्चात उसी में से आंसर इसमें लिखेंगे, आप अलग से कुछ नहीं लिखेंगे, उसी में से आंसर लिखेंगे, तभी गलत नहीं होगा। आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, या बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इस स्टेंज को लिए हैं। तो स्टेंज है ग्लोरियस फाउंटेन, ये सबसे लास्ट स्टेंज है इस पोएट्री का, दी फाउंटेन का, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपेयर लाइक थी, ये स्टेंज है। अब इसका अर्थ तो आपको मालूम होगा। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कोई भी स्टेंज देगा तो यही करेगा, टाइटल का नाम पूछेगा। जैसे देखिए, नेम ऑफ द टाइटल ऑफ दिस पोयम फ्रॉम विच दी एबोव, एबोव मतलब ऊपर का, नोटेड लाइन्स, जो लाइन नोट किया गया है, हैव बीन सेलेक्टेड, मतलब कह रहा है कि जो ऊपर का लाइन यहाँ पे लिया गया है, नोट किया गया है, इसकी टाइटल क्या है, कहाँ से सेलेक्ट किया गया है, तो इसका टाइटल क्या है, दी फाउंटेन, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं इसका आंसर, दी फाउंटेन, फाउंटेन लिखेंगे, दी टाइटल ऑफ दिस पोयम दी फाउंटेन, इसका आंसर दी टाइटल ऑफ दिस पोयम दी फाउंटेन, हम सिर्फ लिखें दी फाउंटेन, आप लिख सकते हैं दी टाइटल ऑफ दिस पोयम दी फाउंटेन, या सिर्फ दी फाउंटेन, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, पहले का आंसर। अब दूसरे का आंसर, वाई हैज दी फाउंटेन बी एड्रेसेस ग्लोरियस, वो ग्लोरियस की क्यों एड्रेसेड कर रहा है, क्यों शानदार बोल रहा है, शानदार इसलिए बोल रहा है क्योंकि यह क्या है, फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट, यह फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दी फाउंटेन हैज बीन एड्रेसेड, दी फाउंटेन हैज बीन, यहाँ पे लिख सकते हैं दी फाउंटेन हैज बीन एड्रेसेड बिकॉज BECAUSE, बिकॉज, देखिए वाई से जब भी आएगा, वाई से, तो उसका उत्तर बिकॉज में दिया जाएगा। दी फाउंटेन हैज बीन एड्रेसेस बिकॉज इट इज, या इसको लिख सकते हैं इट इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव, इट इज ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव। तीसरे का, व्हाट क्वालिटीज ऑफ फाउंटेन डज द पोएट विश हैव, अब पोएट क्या कह रहा है, पोएट की इच्छा क्या है, इच्छा क्या है, व्हाट क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विशेज टू हैव, वह पोएट क्या होना चाह रहा है, क्या बनना चाह रहा है लास्ट में, तो पोएट यही बनना चाह रहा है ना यहाँ पे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को बना दो फ्रेश चेंजफुल एंड कॉन्स्टेंट, तो विशेज क्या, फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट, वह क्या होना चाहता है, फ्रेश चेंजफुल ऑन कांस्टेंट,
वह क्या होना चाह रहा है, उसका इच्छा यही है कि वह फ्रेश, चेंजफुल और कांस्टेंट लाइक दी फाउंटेन, फाउंटेन की तरह वह फ्रेश, चेंजफुल और कांस्टेंट बन जाए। ठीक, उसके क्वालिटीज है, इसकी क्वालिटीज़ को अपनाना चाह रहा है। आप डायरेक्ट हिज विशेज, आप डायरेक्ट उसका आंसर ये भी लिख देंगे, हिज विशेज फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, तब भी सही हो जाएगा। ठीक, अगला है चौथा, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंज। अब इस स्टेंज में राइमिंग वर्ड कहाँ क्या है, राइमिंग वर्ड, इसको पहले पढ़िए। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी, फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, यहाँ पे फाउंटेन, कांस्टेंट, कांस्टेंट, फाउंटेन, कांस्टेंट, फाउंटेन, कांस्टेंट, फाउंटेन, कांस्टेंट। यहाँ पे हो जाएगा राइमिंग वर्ड फाउंटेन एंड कांस्टेंट, बी एंड थी, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हो जाएगा। तो लिखेंगे राइमिंग वर्ड्स आर फाउंटेन, कांस्टेंट एंड बी और थी, एंड थी राइमिंग वर्ड्स। इसके राइमिंग वर्ड्स क्या हो जाएंगे, फाउंटेन, फाउंटेन और कांस्टेंट, कांस्टेंट। इसके राइमिंग वर्ड हो जाएंगे फाउंटेन, कांस्टेंट, बी एंड थी। तो इस प्रकार इसके आंसर हम दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप जितने भी स्टेंस दिए हुए हैं तो उसको पढ़िए, एक दो बार सॉल्व कीजिए। अगला जो स्टेंजा है, स्टेंज है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है, इससे भी क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है। एक बात और बता दें कि इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो क्लास 10th में स्टूडेंट हो या क्लास 9th के स्टूडेंट हो, ताकि उनको एक वीडियो के माध्यम से पूरा चैप्टर वह समाप्त कर लें आसानी से। ये वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से उनका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा और अच्छे से तैयारी भी कर लेंगे। तो अगला जो स्टेंज है, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, थाई एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहला क्वेश्चन वही बनेगा जो बार बार बन रहा है, दी राइट द टाइटल नेम। अब और भी इसके आगे है तो उसको लिखे नहीं है क्योंकि इसके पहले लिख चुके हैं 2 बार। तो टाइटल का नाम क्या हो जाएगा, दी फाउंटेन, दी टाइटल ऑफ द पोयम, दी फाउंटेन ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट दी फाउंटेन भी लिख सकते हैं। दूसरा है व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ द फाउंटेन, जो फाउंटेन का एलिमेंट क्या है, ठीक, इसका स्वभाव क्या है, जो फव्वारे का स्वभाव क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका यही स्वभाव है ना, सनशाइन, डार्कनेस एंड सनशाइन। इसका स्वभाव क्या है, डार्क, दिन और रात एक समान रहता है, फव्वारा क्या दिन और रात में एक समान रहता है। तो द एलिमेंट ऑफ द फाउंटेन आर डार्कनेस एंड सनशाइन, द एलिमेंट ऑफ द फाउंटेन आर डार्कनेस एंड सनशाइन, और दिन और रात में एक समान रहता है। जो तीसरा है व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टेंजा या इन दिस स्टेंज। तो इसको स्टेंजा भी पढ़ेंगे, स्टेंज भी पढ़ेंगे। तो इसका राइमिंग वर्ड क्या है, तो राइमिंग वर्ड जो मिलता जुलता वर्ड हो, तो हम कंटेंट को, कंटेंट और एलिमेंट राइमिंग वर्ड्स हो जाएगा, RHYI राइमिंग, राइम्स हो जाएगा, कंटेंट और एलिमेंट राइमिंग वर्ड्स। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोयम, इस कविता के लेखक कौन है, तो जेम्स रसेल लोवेल, जेम्स रसेल लोवेल, JAMES, जेम्स रसेल लोवेल इस कविता के लेखक हैं। तो ये महत्वपूर्ण, इस वीडियो में मैंने जो पोइट्री है उसका हिंदी अनुवाद करके बताया है और सेंट्रल आइडिया बताया है, और साथ ही जो इम्पोर्टेंट स्टेंज हैं जिससे क्वेश्चन बनता है उस माध्यम से आप तक पहुंचाया है। तो आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे मनोबल को और बल मिलेगा। और एक बात और, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, घर पे बैठे बैठे जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूर्ण कर सकें। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों।